एक सवाल मैं थोड़ा-सा सैद्धांतिक किस्म का करूँगा और वो ये है कि हमारे देश में जो अफ़र्मेटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई की पूरी नीति मानी जाती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा आरक्षण है, उसके हुँ, बारे में कई सारे विद्वान ये मानते हैं कि उसमें जो दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसका काफ़ी अभाव है। जैसे प्रताप भानु मेहता ने काफ़ी इस बात की आलोचना की, जो कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर उससे अलग सुहास पलसीकर बार-बार ये तर्क देते रहे हैं कि ये जो आरक्षण का एक जुमला है, वो बहुत राजनीतिक दलों के लिए एक आसान रास्ता बन गया है कि मराठा को भी आरक्षण दे दो, जाट को भी आरक्षण दे दो। और आज दैनिक भास्कर में मैंने एक बहुत रोचक रिपोर्ट पढ़ी कि राजस्थान में कुल 93% जो जनसंख्या का भाग है, वो किसी न किसी तरह के आरक्षण की माँग कर रहा है। तो ये जो एक स्थिति है, क्या आपको लगता है कि जो सकारात्मक कार्रवाई या अफ़र्मेटिव एक्शन है, उसको नए तरीके से देखने की ज़रूरत है? और इसमें सर देखिए, एक मैं तो और बहुत इम्पोर्टेंट दिनों से ये कहता रहा हूँ। जी। अ, सारे राजनीतिक दलों ने मिलकर आरक्षण की नीति का कबाड़ा कर दिया है। आज आरक्षण की नीति किसी भी तरीके से उस काम के लिए प्रभावी रह ही नहीं गई है, जिसके लिए ये बनी थी। मैं इस आरक्षण की नीति का बड़ा भारी समर्थक हूँ और मैंने सारे जीवन इसके पक्ष में लिखा और बोला है। लेकिन आज देखिए आरक्षण का क्या मतलब है? उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया है। समाज के जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किस्म के वर्ग हैं, वो सब आरक्षण की माँग कर रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत उत्पात मचाने के बाद, थोड़े जुलूस-वुलूस निकालने के बाद में वो आरक्षण को काफ़ी कुछ नज़दीक भी, उस माँग को प्राप्त करने के नज़दीक भी पहुँच जाते हैं। तो अब इसमें दरअसल इसमें कुछ बच नहीं गया है। दूसरे समाज का अर्थव्यवस्था का निजीकरण हो रहा है बहुत तेजी के साथ में। सरकार के पास नौकरियां रह ही नहीं गई हैं और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लागू की जाए, इसके बारे में कोई बहुत गंभीर नहीं है। भाई ऐसा तो कोई आंदोलन नहीं चल रहा है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग लागू की जाए। जो कुछ प्रदर्शन होते हैं वो सब सरकार के खिलाफ होते हैं। अदानी, अंबानी और टाटा और बिरला के खिलाफ तो कोई प्रदर्शन होते नहीं है। और सरकार निजी क्षेत्र को मजबूर नहीं कर सकती आरक्षण की मांग आरक्षण लागू करने के लिए। तो कुछ तो जो समुदाय आरक्षण का की मांग करते हैं अपने लिए, उनको चाहिए कि सरकार के साथ-साथ वो निजी क्षेत्र के बड़े-बड़े जो घराने हैं, सारे देश के कॉर्पोरेट घराने हैं, उन सबके खिलाफ भी प्रदर्शन करें। कुछ उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाए। उनके बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनके सामने धरने दिए जाएँ कि भई आप आरक्षण की मांग लागू कीजिए। ऐसा कोई भी नहीं करता। सरकार सबके लिए एक आसान आसान निशाना है। क्योंकि लोगों को सरकार को उनके सामने वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए सरकार के साथ वो सौदेबाजी कर सकते हैं। निजी क्षेत्र को उनके वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि सारा दबाव सरकार के ऊपर पड़ता है और सरकार तरह-तरह की तिकड़में करके उनको आरक्षण देती रहती है उनको। इस तरह से आरक्षण की नीति उत्तरोत्तर निष्प्रभावी होती चली जा रही है। समाज में समता लाने के लिए और अवसरों की समानता पैदा करने के लिए जिस नीति का सदुपयोग किया जाना चाहिए था, वो नीति अपने उस लक्ष्य को वेधने में नाकाम होती जा रही है और उसकी वजह है आरक्षण की नीति का राजनीतिकरण और बहुत ही भद्दा और भोंडा राजनीतिकरण। जी, उसमें मैं एक रोचक बात का उल्लेख करना चाह रहा था, जैसे जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े जो उच्च जातियों के लिए उनके लिए, तो उसका बुरा प्रभाव दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़े ही अजीब तरीके से देखने को मिलता है अरे कि मैं तो खुद उसका गवाह हूँ। जी, जी, जी। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन हूँ। हुँ, हुँ, उस कॉलेज में और दूसरे तमाम कॉलेजों में बड़े पैमाने पे पिछले दिनों रिक्तियाँ निकली हुँ, अ, सहायक आचार्यों, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए और उसके लिए इंटरव्यू हुए। उसमें एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है हुँ, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इंटरव्यू देने आते थे, वो कहीं से भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लगते नहीं थे और मैं बहुतों को जानता हूँ, वो साफ कहते थे कि हम तो सर्टिफ़िकेट बनवा लिया है हमने और हम ईडब्ल्यूएस में हैं। बहुत से लोग जो सर्टिफिकेट नहीं बनवा जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का ईडब्ल्यूएस के कारण अस्थायी नियुक्ति हो गई, यानी एड हॉक अपॉइंटमेंट हो गया। अब वो कई साल से एड हॉक पढ़ा रहा है। हुँ, मान लो 2 साल से एड हॉक पढ़ा रहा है, तो अब कायदे से ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लाता है और दोबारा उसका उसके जिसकी स्थायी नियुक्ति के लिए वही सर्टिफिकेट काम देता है। तो पूरी तरीके से ऊंची जातियां फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर ईडब्ल्यूएस के जरिए रोजगार के बाजार में अपनी घुसपैठ कर रही हैं बहुत तेजी के साथ में। हुँ, अब आप सोचिए आरक्षण की नीति क्यों बनाई गई थी? भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक में ये लाइन जोड़ी अपने अपने घोषणा पत्र में हुँ, और जब उसको सत्ता प्राप्त हुई तो उसने इसके ऊपर उसको लागू कर दिया। हुँ, लागू करने के बाद इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आरक्षण की नीति के ऊपर पड़ रहा है।
हम सब जानते हैं कि आरक्षण अपने आप में कोई गरीबी हटाओ नीति नहीं है। इस बात को तो मैं कितने दिनों से कह रहा हूं, आप भी इस बात को कह रहे हैं, लिख रहे हैं, हुँ, लेकिन फिर भी ईडब्ल्यूएस का मतलब है आरक्षण गरीबी हटाओ नीति है। गरीबी हटाने के लिए तो दूसरी सरकारी योजनाएं होती हैं। और उसमें एक और चीज़ ये हुई है कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस नहीं है और एक ही सीट है, जैसे हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में हुआ, तो उसकी सीट खत्म हो जाती है। एड हॉक की चूँकि जो तदर्थ पढ़ाते हैं, उनकी नियुक्ति की माँग होती है। तो जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं 8 साल या 10 साल से, तो उनकी सीट ईडब्ल्यूएस में चली गई, उनके पास हम्म, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो हम्म, वो ऐसे ही बेरोज़गार हो गए और ऐसे ही उनकी बेरोजगार हो। नियुक्ति हाँ, उनकी नियुक्ति खत्म हो गई। तो एक हम्म। तरीके से जो लोग कभी आरक्षण का इस तरीके के आरक्षण का समर्थन करते थे, वही उसका शिकार हुए कि उनकी नौकरी देखिए, इससे छीनी जा रही इसमें है। है चक्कर क्या है, इसमें चक्कर ये है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का जो प्रावधान हुआ है, उस प्रावधान ने इस नीति को बहुत बुरी तरह विकृत कर दिया है। जो ऊंची जातियों में गरीब लोग हैं, उनको कुछ प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको मदद मिलना चाहिए। मैं इसके कोई भी इसके खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन उसको आरक्षण की नीति का इस्तेमाल करके क्यों दिया जाए उसको? बिल्कुल, आप ये सोचिए ना, उसको बहुत तरीके हो सकते हैं उनको आगे बढ़ाने के। आप जो गरीबी का सर्टिफिकेट ला रहा है, भाई ये गरीबी की सर्टिफिकेट तो ला रहा है, तभी तो उसको वो आरक्षण मिल रहा है। और गरीबी का सर्टिफिकेट ला रहा है तो उसकी फीस माफ कर दीजिए, बिल्कुल। उसको एक ऐसा कोई अनुदान दे दीजिए जिससे वो किताबें खरीद ले, या उसको विश्वविद्यालय में दाखिला देने में कुछ प्राथमिकता दे दीजिए। लेकिन अब आप आरक्षण की नीति का इस्तेमाल करके जब उसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये पूरी नीति जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के उत्थान के लिए थी, संविधान में साफ लिखा हुआ है, ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए गरीब लोगों के, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए नीति नहीं थी। तो संविधान की ये पूरी व्यवस्था जो है ना, ये तो पूरी व्यवस्था का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल।